बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारा टॉपिक है कौन सा है भला? हमने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ा था, उसमें हमने डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ मोशन थी उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम उसमें से एक मोशन जो है सर्कुलर मोशन उसको डिस्कस करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। अकॉर्डिंग दैट हम ये दोनों टर्म्स जो हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे और हम देखेंगे हम इनको प्रैक्टिकली कहाँ पर अप्लाई करते हैं और फिर उसका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, चलें जी, लेट्स स्टार्ट। पहले हम ज़रा जो है सर्कुलर मोशन उसको डिस्कस कर लेते हैं। सर्कुलर मोशन फॉर एग्जांपल मैंने ये एक आपने बुक में पढ़ा है कि स्टोन है, आपने बुक में पढ़ा जो बच्चों का के टॉयज आते हैं जो मूव करते हैं, जैसे ट्रेन वगैरह जो है उसके लिए एक पाथ होता है, उसको बच्चे चेंज करते हैं। कभी उस पाथ को स्ट्रेट लाइन कर लेते हैं, कभी उसको जो है उसको सर्कुलर पाथ बना लेते हैं और उसको मूव करवाते हैं। ये अमूमन बच्चे करते हैं कि धागे से कोई चीज़ बनी हुई है उसको उठा के ज़ोर ज़ोर से उसको गोल गोल घुमाते हैं। ये जो गोल गोल घुमाना है जिसका हम कहते हैं कि दायरे में गोल गोल घुमाना जो है वो क्या आ जाएगी, उस ऑब्जेक्ट की सर्कुलर मोशन होगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसको धागे से बांध लिया, तो अगर हम इसको मूव करवाते हैं, देखिए जरा, देखिए अब मैंने इसे एक धागे से पुलिंग फोर्स प्रोवाइड की है। ये ऑब्जेक्ट जो है फॉर एग्जांपल ये बॉल है, तो ये बॉल जो है वो मूव कैसे कर रही है, इन सर्कुलर पाथ। ये किस में मूव कर रही है, इन सर्कुलर पाथ जो है वो ये मूव कर रही है। इसको हम जितनी तेजी से घुमाएंगे, ये जो मूवमेंट है इसकी अलोंग दिस पाथ, फॉर एग्जांपल हम इसके अकॉर्डिंग ये एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने एक बड़ा सा सर्कल जो है उसको ड्रॉ कर दिया। फॉर एग्जांपल ये इसने मूव किया अराउंड दिस पाथ। देखें ज़रा, ये जो साया पड़ रहा है इसमें नोट करें ज़रा, ये धागा जो है ये वाला, ये स्ट्रिंग जो है ये इसको एक पुलिंग फोर्स है, ये टेंशन की फोर्स है। दिस फोर्स जो है इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। ये कहीं और ऊपर से नाजिल नहीं होती, बल्कि ये जो हमने इसको धागा बांध के जो इसको घुमा रहे हैं, ये फोर्स जो है इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। यानी ये स्ट्रिंग, ये पुलिंग फोर्स, ये टेंशन जो है वो उसको एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ये फोर्स जो है इस ऑब्जेक्ट को घुमाने में हेल्प आउट करती है। देखिए जरा, नजर आ रहा है? ओके, अब हमने देखना है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसको हमने प्रूव करना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किस तरह से इस ऑब्जेक्ट को जो है वो उसको मूव करवाने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग है, ठीक, इस यहाँ से हमने इसको रख के सर्कुलर पाथ में इसको मूव करवाते हैं। फॉर एग्जांपल ये इसका सेंटर है, यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये इस स्ट्रिंग की पुलिंग फोर्स के इक्वल है, जिसको हम क्या कहते हैं, टेंशन कहते हैं। ठीक, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये उस टेंशन की इक्वल आएगा जिसको हम एक पुलिंग फोर्स कहते हैं। इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स की सूरत में Fc के साथ इसको डिस्क्राइब करते हैं। अब ये इस सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी v के साथ ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसका पाथ ब्रेक कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को घुमाते घुमाते सडन हम यहाँ से किसी रस्सी कैंची से इसको काट दें या ये छूट जाता है, तो ये दायरे में घूमने की बजाय क्या होगा कि यूं मूव कर जाएगा, इस तरह से ये सीधा निकल जाएगा। इज इट क्लियर? अब इस फोर्स की डायरेक्शन जो है
टूवर्ड्स सेंटर होती है। इस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, टूवर्ड्स सेंटर होती है, जिस फोर्स की बिना पर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव करता है। इज इट क्लियर? अब इस फोर्स को हम कहीं से भी मेजर करें, इसकी शेप ऐसी ही आएगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इधर से है, तब भी टूवर्ड्स सेंटर होगी। अगर हम कहते हैं कि ये फोर्स जो है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा है, तब बी फोर्स जो है वो, टेंशन जो है वो FC, इसकी डायरेक्शन ये होगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यहाँ पर पहुंच गया है वेलोसिटी V से मूव करते हुए, तब भी जो है इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। इधर से ले लें तब भी इस तरफ होगी, इधर से ले लें इस तरफ होगी। यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा V वेलोसिटी से घूमते हुए, तो लेकिन इस पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन टूवर्ड्स सेंटर होती है। इज इट क्लियर? अब इसमें फोर्स के लगने में अब हमने कुछ चीजें जो है इसमें सपोज कर ली है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि स्पीड इसके अंदर यूनिफॉर्म है, जो वेलोसिटी है उसकी ओनली डायरेक्शन चेंज होती है सर्कुलर पाथ में मोशन के दौरान, और इस वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। द वैल्यू ऑफ दिस एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल किसकी होगी, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नॉट इक्वल टू द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इसमें चेंज नहीं होती, इसमें जो चेंज होती है वो एक्सेलरेशन होती है। इसको हम AC से रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट क्लियर? अब AC किसकी इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। ओके, ये प्रूव्ड है। इस क्लास में आप लोग इसे प्रूफ नहीं करेंगे, इसको मैं जो है वो नेक्स्ट आपकी क्लास में, जब आप लोग नेक्स्ट क्लास में जाएंगे उसमें आप इसका डेरिवेशन करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। यहाँ आपने इसको ये याद रखना है, इट इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। हम कहते हैं दिस टेंशन फोर्स, जो पुलिंग फोर्स एक स्ट्रिंग इसको प्रोवाइड करता है, दैट इज इक्वल टू दिस सेंट्रीपिटल फोर्स। देन हम कह सकते हैं FC इफ अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हम कहते हैं कि FC इज इक्वल टू MAC। हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, F इज इक्वल टू MA। हम इस F को कहते हैं कि ये कहीं और से फोर्स नहीं है, चूंकि ऑब्जेक्ट सेंटर में सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो हम इस फोर्स को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, FC के साथ, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और मैस जो है ऑब्जेक्ट का उतना ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगी। स्टोन यहाँ भी उसी मैस का होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। इस बॉल को जब हमने सेंटर में मूव करवाया तो इसमें आपने देखा इसका मैस तो उतना ही रहा, हमने इसको तो छेड़ा ही नहीं है। चेंज किस में आई है, इसको घुमाने पे जो हमने इसको पुलिंग फोर्स प्रोवाइड की है, हर डिफरेंट पॉइंट्स पे इसकी, ये देखें इस पॉइंट पे जब ये पहुंचा बॉल, तब इसकी वेलोसिटी और थी, इधर और है, इधर और है, इधर और है, इधर और है, इधर और है। यूं इसकी डायरेक्शन चेंज होती जाती है, इसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगी, तो इसकी चेंज किस में आएगी, डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन की चेंजिंग से क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। फोर्स एंड एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स द सेंटर होगी। देन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किसकी वजह से होगा, ये जो वेलोसिटी में चेंज आती है। इज इट क्लियर? तो ये प्रूफ AC इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R के, ये कैसे आया, ये इसकी डेरिवेशन एक अलग से। अगर किसी बच्चे ने ये सीखनी है उसके लिए मैं आपको अलग से इसको डिस्क्राइब कर दूंगी। ओके, अभी आपका कंसर्न यहाँ पे इससे है कि आपने ये लिखना है, हमने इस फोर्स को लेट किया, दैट इज इक्वल टू, ये हमें जो बताया गया है, ये स्ट्रेट लाइन है, F इज इक्वल टू MA, जो सीधे स्ट्रेट लाइन मूव करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के लिए है। अगर हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है
वो मूव कर रहा है इन अ सर्कुलर पाथ, देन हम इसको रिप्लेस कर देंगे Fc सेंट्रीपिटल फोर्स से, एक्सेलरेशन को हम रिप्लेस करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से. देन बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन वी कैन राइट दिस Fc इज इक्वल टू m. इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, v स्क्वायर और r दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स. इज इट क्लियर? अच्छा, अब हमने कहा यहाँ पर तो हमने इसको बांधा है और हमने इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की है, इस स्ट्रिंग के जरिए हमने उसको प्रोवाइड कर. अब जो ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मून, हम कहते हैं कि मून है, अराउंड द अर्थ मूव कर रहा है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलती है? इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस. अब इनके दरमियान में इसको फोर्स जो है, कौन सी ऐसी फोर्स है जो उसको दायरे में घुमाने में हेल्प करती है, ऑर्बिट में रहने में हेल्प करती है, और इसको कौन सी फोर्स है, जबकि इसको तो हमने बांधा ही नहीं हुआ दोनों सूत्रों में. इज इट क्लियर? ओके बेटा, यहाँ पर ग्रेविटी है सन और अर्थ के बीच में. ग्रेविटी जो है उसको सर्कुलर पाथ में मूव करने पर मजबूर करती है. क्लियर? यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो उसको सर्कुलर पाथ में मूव करने में हेल्प करती है. ओके, अब हमने ये देखना है, ये सारा कुछ हमने कहा कि ये तो अब टूवर्ड्स द सेंटर लगती है, लेकिन पूरी दुनिया में, ऑन द होल यूनिवर्स में अगर हम देखते हैं तो हर चीज का कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है ना जी? रिएक्शन होता है, हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था, न्यूटन के थर्ड लॉ में कहा था कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन दैट इज इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, कि दोनों जो हैं इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगे लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगे. तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स मौजूद है तो अकेली तो वर्क नहीं करेगी, कोई ना कोई तो, ये तो टूवर्ड्स द सेंटर लग रही है हमारी, ठीक है. अब कोई फोर्स तो ऐसी है जो इस ऑब्जेक्ट पे लग रही होगी. क्लियर? अब वो जो ऑपोजिट फोर्स है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, रिएक्शन फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट पर आउटवर्ड लगेगी, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं. अब क्या होगा, इसका रिएक्शन क्या होगा, टूवर्ड्स सेंटर होगा, एक्शन सेंटर होगा और रिएक्शन जो होगा आउटवर्ड होगा. दिस आउटवर्ड फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. यही फोर्स होगी लेकिन इसका साइन जो है वो माइनस साइन के साथ होगी, उसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इज इट क्लियर? वी कैन से सेंट्रीपिटल रिएक्शन इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, इसको हम सूडो फोर्स भी कहते हैं, कि ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पर लगती हुई महसूस होती है, उसको हम जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे. इज इट क्लियर? ऑफ कोर्स आज का टॉपिक वैसे इजी है. तो अब हम क्या करेंगे, उन स्टेप्स को डिस्क्राइब करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, कि हमने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है. बेटा याद रखें, फोर्स कोई भी हो वो अपनी शक्ल किसी भी तरह इख्तियार कर ले. फॉर एग्जांपल ड्यू टू ग्रेविटी जब फोर्स होगी उसको हम वेट के इक्वल भी लेते हैं. फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी, अर्थ टू ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को इक्वली अट्रैक्ट करते हैं, ये भी पढ़ा हुआ है हमने. वो फोर्स जो है जो कायनात में चीज़ों पे लगती है अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको हम F से शो करते हैं.
देन दिस फोर्स इज आल्सो इक्वल टू सॉरी, इसका यूनिट भी जो है वो किसके इक्वल होगा, एन यानी न्यूटन होगा। यानी फोर्स किसी भी शक्ल में है, वो फ्रिक्शन की फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो वेट है, इन सब का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। ये अपने पहले माइंड को क्लियर कर लें, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। और आप जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तब भी आपने इसको लिखना है, इसमें बच्चे जो है वो गड़बड़ कर जाते हैं। क्लियर? फोर्स किसी भी शक्ल में हो, वो सर्कुलर मोशन में हो यानी सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो डब्ल्यू की सूरत में है, वो हमारी ग्रेविटी के अंडर है, वो उसका यूनिट किसके इक्वल होता है, न्यूटन के इक्वल होता है। यानी हम उसके यूनिट को एन, कैपिटल एन से जो है वो शो करते हैं। अब हमें पेपर में क्वेश्चन आता है, एक तो ये आ गया कि दोनों का डिफरेंस क्या है, आप उसको डिस्क्राइब कर देंगे। यहाँ पर आप उसको लिखेंगे अपने वर्ड्स में 100%। जब आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं उसको 100% डेफिनेशन की बजाय थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखिए, क्योंकि ज़्यादा अच्छा लगता है कि आपका माइंडसेट जो है इस कंपोनेंट को या उस पॉइंट को क्लियरली एक्सेप्ट कर रहा है जिसको आप पेपर पे डिस्क्राइब कर रहे हो। मेरी बात समझ आ रही है? ओके वेल, अच्छा जी, फिर आप उसकी एग्जांपल फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद आप उसका क्या लिखेंगे, यूनिट डिस्क्राइब करेंगे। फिर आप बताएंगे एग्जांपल से कि ये हम एग्जांपल दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने स्टोन की बात की, स्ट्रिंग की बात की, आपने सर्कुलर पाथ में मूव करवाया है उसे, आप उसको डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्राइब करने के बाद आप बताएंगे कि इसमें से उस डायग्राम में आप क्लियर करेंगे। आप उसको यूं कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसको एक कलर से शो करते हैं या आप पॉइंटर से काम कर रहे हैं, आप इसको सेंट्रीपिटल फोर्स को पॉइंटर से शो कर रहे हैं, तो आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जो है वो मार्कर से या जो है पेन से उसको रिप्रेजेंट कर दें, ताकि जो डायग्राम है वो आपके कंसेप्ट को डिस्क्राइब करे जब, तो वो हर चीज़ क्लियर हो। इज इट क्लियर? अच्छा जी, ये तो हो गया कंपैरिजन की बात, जिसमें आपने उसका बता दिया, डिफरेंस बता दिया, और ये भी बता दिया कि वो एक्शन फोर्स है, वो रिएक्शन फोर्स है, उसका फॉर्मूला ये होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है, उसका सिमिलर थिंग ये है कि दोनों का यूनिट जो है वो न्यूटन होता है। ठीक है, अब हम करेंगे कि पहले सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की ओनली। पेपर में पूछा सेंट्रीपिटल फोर्स है तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स की हेडिंग यूज करेंगे। अच्छा, इसमें कुछ जो है वो सबसे पहले डिस्क्राइब करवाते हैं कि आप सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब करें, उसके बाद लिखें। आप सर्कुलर मोशन को अलग से डिस्क्राइब करने की बजाय आप जब उसकी जो डेफिनेशन लिख रहे हैं उसी में आप ब्रैकेट में अगर उसको डिस्क्राइब करते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा एक अच्छी बात है। बाकी अकॉर्डिंग टू योर टीचर आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, नंबर 1 हमने उसको क्या किया, डिफाइन करना है। ठीक, हमने डेफिनेशन की हेडिंग लगाई, सिंपली बिल्कुल सिंपल हम डेफिनेशन सबसे पहले लिखेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स centripetal force that keeps a body to move in a circle, या हम लिख सकते हैं in a circular path, on a circular path ठीक है,
दिस इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। या हम इसको लिख सकते हैं द फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी the force that move a body in a circle ठीक है। तो इसको आप अपनी वर्डिंग में जो है उसको लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं इसको द फोर्स which directs towards the center of a circular path always acts at right angle to the direction of motion along a circular path। इज इट क्लियर? अब ये वाली डेफिनेशन जो है हमें दो पॉइंट्स जो है जो की पॉइंट्स हमें इस डेफिनेशन में दिखते हैं वो क्या है? एक ये डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, डायरेक्टेड towards the center। number 2, right angle to the direction of the motion, right angle to the direction of a motion। यानी जब ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर है, ये इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मोशन की डायरेक्शन जो है ये दोनों जो है यहाँ पर चेंज इन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, चेंज इन वेलोसिटी की वजह से, डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी जो है उसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन यहाँ पर एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, देन ये जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन के एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इज इट क्लियर? उसके बाद ये नोट कर लिया। उसके बाद हम चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपने बहुत ज्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं करना, आपने उसकी डेरिवेशन में एक्सप्लेनेशन लिखनी है, ठीक है? एग्जाम्पल क्या होगी? stone tied
टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, पहले इसे देखें, उसके बाद आप इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। पहले इसको अंडरस्टैंड कर लें, इसके स्टेप्स नोट कर लें, फिर मैं आपको टाइम देती हूँ तो फिर आप नोट कर लीजिएगा। स्टोन टाइम टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, जो अभी मैंने आपसे कहा, यहाँ पर मेरे पास स्टोन की बजाय बॉल है, आप बॉल भी कह सकते हैं, ठीक। हमने एक सिरा इसका बांध दिया है और दूसरा इसका फ्री है, जिसको हमने हाथ में पकड़ लिया है। रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ here, string provide necessary centripetal force. Is it clear? ठीक है, आप यहां पर डायग्राम ड्रॉ करेंगे बच्चे। ये आपका सेंटर है, ये सर्कुलर पाथ है जिस पे ये स्टोन जो है वो मूव कर रहा है, ठीक। इज इट क्लियर? ओके, ये आपका जो है इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे कि स्ट्रिंग प्रोवाइड नेसेसरी। अब हम करते हैं एग्जांपल 2। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। यहां पर नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स इज प्रोवाइडेड, ठीक। हियर necessary centripetal force is provided by the earth in the form of gravitational force। जो मैंने आपको स्टार्ट में एक्सप्लेन किया था कि आप यहां पर क्या बनाएंगे, अर्थ, और यहां पर एक सर्कल बनाएंगे जो एक ऑर्बिट शो करेगा जिसमें मून जो है वो इसके गिर्द जो है लाइक दैट मूव कर रहा है। इनके बीच में फोर्स कौन सी होगी? दोनों के फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स उसको सेंटीमीटर फोर्स जो है वो प्रोवाइड करती है। इज इट क्लियर? थर्ड एग्जांपल हम देंगे, इरेज कर दूं, चलो मैं थर्ड इधर ही लिख देती हूँ। थर्ड एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व around a nucleus here electrostatic acts centripetal force to keep them इन अ सर्कल। इज इट क्लियर? आप इन एग्जांपल्स में से एक एग्जांपल जो है उसको लॉन्ग क्वेश्चन में जो है वो लिखेंगे। समझ आ गई है? जिस बच्चे को जो इजी लगे वो उसको लिख ले। इसी तरह उसके दरमियान में ये हम न्यूक्लियस बनाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ग्रेविटेशनल की जगह आप रिप्लेस कर देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जब हम एटम की बात करेंगे। पॉइंट क्लियर? चले जी, अब हम
इसकी डेरिवेशन जो है उसको देखते हैं। आप यहाँ पर लिखेंगे एक्सप्लेनेशन, क्लियर बच्चे। यहाँ पर आप एक सर्कल प्लीज हाथ से नहीं आप ड्रॉ करेंगे, आप इसको कंपास से प्रकार से जो है उसको ड्रॉ करेंगे। ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है इन सर्कुलर पाथ। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी डायरेक्शन जो है, सॉरी, इसकी डायरेक्शन जो है टूवर्ड सेंटर है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है, जिसको हम एफ और एक स्मॉल एफ से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। इज इट क्लियर? दोनों फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड but opposite in direction. Is it clear? अब एक्सप्लेनेशन में क्या होगा, let an object of mass m मूविंग विद, मैंने आपसे कहा था ये हमारी अजम्पशन है, ये लेट है कि उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, इन अ सर्कुलर path during a circular motion is it clear? समझ आ रहा है? if sorry radius of circle is r, acceleration due to change in direction हम क्या ब्रैकेट में लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी इज इट क्लियर? is AC, then that is produced by a force Fc if AC is equal to v square over r, इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन,
F is equal to ma, so we can write it as Fc is equal to mac. Is it clear? By putting the value of AC, इसको इक्वेशन 2 कह दें, in equation 2, so then FC किसके इक्वल आ जाएगा? FC is equal to AC किससे रिप्लेस कर दिया हमने? V स्क्वायर ओवर R के. क्लियर? इट इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R. दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स की डेरिवेशन आ गई. अब ये फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव जब करवाएगी, ये डिपेंड किस किस पे करेगी? नंबर 1, इट डिपेंड्स अपॉन मैस. अब इससे हमें क्या क्या चीज निकलती है? स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी and reciprocal to the radius r. क्लियर? इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा, इसके बाद एक्सप्लेनेशन के बाद हम हेडिंग लगाएंगे यूनिट की. इट्स यूनिट इज न्यूटन, that is N. Is it clear? नोट कर लिया है? ओके, सॉरी, ये रह गया. एम बी स्क्वायर ओवर आर है. ठीक है, समझ आ गया ना? अरेज करूं? ओके. अब हम दूसरा क्वेश्चन जब अलग से आया आपको, आपका ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. दूसरा क्वेश्चन आपको आता है पेपर में कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है. आप सिर्फ इसकी हेडिंग लगाएंगे. आप कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द, मैं पूरा नहीं लिख रही अब, सेंट्रीपिटल reaction that pulls string outward is generally called centrifugal force. According to the third law of motion, हम कह सकते हैं the force that exists opposite to the centripetal force, it is known as the centrifugal force. तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा? That have the same magnitude but opposite in direction. This minus sign represent the direction opposite the centripetal force. उसके बाद हम क्या लिखेंगे? इसका यूनिट लिखेंगे. This unit is also Newton. ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे. अगर इस एक्सप्लेन करना है तो हम उसी ऑब्जेक्ट को लेंगे. हमने स्ट्रिंग से बांध लिया है, इसको क्लियर जो है एक्सप्लेन करना आपके लिए आसान हो जाएगा. Necessary centripetal force is provided by this string. Its direction is towards the center.
and a reaction is outwards from the center is known as the centrifugal force। फिर आप उसको ये लिख देंगे, फॉर्मूला लिख देंगे और उसका यूनिट बता देंगे। इज इट क्लियर? ये लॉन्ग में नहीं आता, ये शॉर्ट में आता है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि हम एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं किसी भी गाड़ी में। फॉर एग्जांपल ये गाड़ी हमारी सीधी जा रही है, अचानक हम देखते हैं रोड पे कर्व आ गया है और शार्प कर्व है। इस तरह से आपने टर्न लेना है, टर्न लेके काफ़ी सारा फिर आपने सीधा मूव करना है। अब होता क्या है कि जब हम टर्न लेते हैं यूं करके, तो इसमें गाड़ी जो है अपनी स्ट्रेट लाइन मोशन को अकॉर्डिंग टू इनर्शिया, हमने जो फर्स्ट लॉ पढ़ा था, वो अपनी मोशन को स्ट्रेट लाइन में रखने के लिए जो है वो एक्ट करती है, रेजिस्ट करती है, बट जाना उसने कहा है अलोंग दिस कर्व। इज इट क्लियर? अब क्या होगा, अगर तो वो इनर्शिया के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही तो क्या होगा कि वो यूं उसके फिसलने का अंदेशा होगा। मोटर बाइक है, साइकिल है, गाड़ी है, लेकिन अब क्या होगा कि साइड से जो थोड़ा सा किनारा उसका ऊंचा कर दिया जाता है ताकि रोड का, ठीक है, ताकि जब गाड़ी टर्न ले, शार्प टर्न ले, जितना भी होगा तो उसको वो किनारा, वो एज, उसको बकायदा एक फोर्स प्रोवाइड करता है जो कि सेंटीपिटल फोर्स है। ठीक है, ये जो है उसको बकायदा एक सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। इसका उठना जो है बैंकिंग ऑफ द रोड कहा जाता है, कि किनारा जो है, एज जो है, उसको थोड़ा सा उभरा हुआ बनाया जाता है ताकि गाड़ी को बाकायदा तौर पर सेंटीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड की जाए। ड्यू टू दिस रेजिंग पार्ट, रेजिंग एज ऑफ द रोड, ऑब्जेक्ट कोई भी है, वो गाड़ी है, हैवी ट्रक्स है, उनको कर्व लेने में आसानी हो जाती है। इज इट क्लियर? इसी तरह जो स्पिनर हम घरों में इस्तेमाल करते हैं कपड़े सुखाने के लिए, और क्रीम सेपरेटर जिसमें जो है स्किम्ड मिल्क और क्रीम को जो है वो अलग कर दिया जाता है, उसके लिए क्या होगा कि ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मशीन है, ये उस मशीन के अंदर मसामदार यानी ये सुराखदार पार्ट है, इसमें हम क्या करते हैं, कपड़े डालते हैं और ये गोल गोल घूमता है। इज इट क्लियर? जब हैवी स्पीड से ये घूमता है तो ये सारे के सारे ड्राई हो जाते हैं। रीजन इज दैट इन सुराखों से पानी आउटवर्ड जाता है। ये वर्क करती हैं अकॉर्डिंग टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बेस पे। इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बेस पे, प्रिंसिपल पर, उसके उसूल पर इसको बनाया जाता है ताकि जब इसके हैवीली स्पीडीली ये मूव करे तो आउटवर्ड डायरेक्शन में वाटर पार्टिकल जो है वो निकल जाते हैं और रह क्या जाता है इसके बीच में, ये ड्राई होकर ये जो कपड़े हैं ये बाकी बच जाते हैं। इस तरह से इसका प्रिंसिपल जो है अकॉर्डिंग टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रखा जाता है। अभी हमने दो एग्जांपल्स किए हैं, एक हमने बैंकिंग ऑफ द रोड और दूसरा हमने किया है वॉशिंग मशीन ड्रायर जो है स्पिनर। उसमें हमने देखा कि आउटवर्ड जो है वो वाटर ड्रॉप से हैं, जो पानी जो है पूरा का पूरा निकल जाता है होल्स में से। ये एक्ट करती है कि प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूग के उसूल पर ये काम करता है जो मशीन का जो ड्रायर है। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो हम देखते हैं क्रीम सेपरेटर की। इसमें जो क्रीम दूध में से निकाली जाती है, इसमें हाई स्पीड स्पिनर जो है वो यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल इसमें क्या है कि एक बाउल इस्तेमाल किया जाता है
और उसके अंदर सारा मटेरियल डालकर उसको स्पिन करवाया जाता है विद हाई स्पीड। जो हैवी पार्टिकल्स हैं दूध के वो मूव कर जाते हैं आउटवर्ड, ठीक है, और इनवर्ड जो है वो पार्टिकल्स रह जाते हैं जो लाइट इन वेट होते हैं। लाइटर जो है वो हैवी जो है वो आउटवर्ड चले जाते हैं और लाइट वेट जो है वो इनवर्ड मूव करते हैं, ठीक है। जो स्किम्ड मिल्क है वो डेंसर होता है और उसको जो सेपरेटर है उसकी वॉल्स पर जो है कलेक्ट कर लिया जाता है, जबकि लाइटर पार्ट जो क्रीम होती है वो टूवर्ड्स मूव करती है सेंटर में और उसको वहां पर जो है कलेक्ट कर लिया जाता है और वहां से फिर जो है वो अपने प्रोसेस के जरिए जो है उसको अलग कर लिया जाता है। इज इट क्लियर? तो बेटा आज हमने जो डिफरेंट चीज़ें पढ़ी उनमें हमने एक तो डिस्कस किया सर्कुलर मोशन को, ठीक है, एक हमने डिस्कस किया सर्कुलर मोशन, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया सर्कुलर पाथ पे जो मूवमेंट है वो कैसे होती है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो हेल्प आउट करती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए। फिर हमने इनका फॉर्मूला जो था वो प्रूव किया। हमने कहा कि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होती है mv²/r के, तो सेंट्रीफ्यूगल जो है ये रिएक्शन फोर्स होती है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शंस इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, देन Fc is equal to F centrifugal force. According to this law, so we can say the value of this force is also equal to that one but opposite in direction. This minus sign shows the direction of the these forces, ठीक है, ये साइन हमें बताता है ये इसके ऑपोजिट वर्क करती है। इनकी बिना पर अब ये फोर्स जो है टूवर्ड्स किसी भी सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ होती है और ये जो है वो आउटवर्ड मूव करती है। इनकी दोनों फोर्सेस की बेस पे जो सड़कों के किनारे जो हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कर्व होता है उसमें बैंकिंग ऑफ रोड का उसूल यूज़ किया जाता है, जिसमें यह कर्व पाथ जो है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है किसी भी व्हीकल को प्रोवाइड करता है। जब हम क्रीम सेपरेटर की बात करते हैं, हम किसी ड्रायर की बात करते हैं, स्पिनर की बात करते हैं, तो हाई स्पीड से उसको मूव करवाया जाता है, रोटेट करवाया जाता है और आउटवर्ड और इनवर्ड दो इनके डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ड्रायर की, तो आउटवर्ड वाटर की मूवमेंट से होल्स के जरिए जो ड्रायर का जो होल होता है जो होता है हमारे पास ड्रायर का स्पिनर होता है उसमें होल्स रखे जाते हैं। जब उसमें कपड़े डाले जाते हैं हाई स्पीड से वाटर जो है वो आउटवर्ड मूव कर जाता है, एज अ रिजल्ट जो कपड़े हैं वो हमारे पास खुश्क होके आ जाते हैं। यही उसूल जो है सेंट्रीफ्यूग का वही हम अप्लाई करते हैं क्रीम सेपरेटर पर। वहाँ पर क्या होगा कि जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो आउटवर्ड मूव करते हैं और लाइटर पार्टिकल जो है वो इनवर्ड मूव करते हैं। इस तरह से हम क्रीम और स्किम मिल्क जो है उसको सेपरेट कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट फिर हम उसको प्रोसेस करवाकर जैसे भी हम उसको फिर हासिल करते हैं कि उसको पाइप्स के जरिए पैक कर लिया जाता है, जिस तरह भी उसकी पैकिंग की जाती है। ठीक है, आई होप कि आज का टॉपिक वेरी नाइस। तो कैसा लगा आपको? ईजी है, समराइज भी कर दिया है मैंने, तमाम एग्जाम्पल जो हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, स्ट्रिंग के साथ मूव भी करवा के बता दिया है, फिर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट भी बताई है मैंने आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, ठीक है, और वेरी नाइस, समझ आ गया? ओके, इज इट क्लियर? यस, ठीक है। चलें जी, फिर हमने बात की कि जो प्लैनेट्स हैं वो उनकी मूवमेंट, फिर हम कहते हैं कि जो मून है उसकी प्लैनेट्स के गिर्द मूवमेंट ये इसके वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की बिना पर करते हैं, वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स को बाहर से नहीं आती, एक्चुअली उसी मोशन में जो फोर्स लग रही होती है उसको हम जब सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट की फोर्स लग रही होती है तो उसको हम क्या कह देते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इसका यूनिट जो है वो फोर्स कहीं भी लगेगी वो वेट की शक्ल में होगी, उसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।